स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ क्लास वर्क। ओके, द इनडायरेक्ट मेथड का ये क्वेश्चन है 4th। रिकॉर्डिंग शायद ठीक नहीं है, इसलिए मुझे इसको रिकॉर्ड करके भेजना पड़ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, पहले आप वैसे पढ़ कर फिर वीडियो देखेंगे तो बेहतर होगा, फिर ये देखेंगे तो बेहतर होगा। फिर भी देखिए बेटा, क्वेश्चन 4, इस क्वेश्चन 4 में इनडायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है बेटा। वजह क्या है, यहाँ पर ये मेथड बस क्वेश्चन में क्या दिया, देखिए दो बैलेंस शीट दी है, मार्च 89 मार्च 90। ये मार्च 89 मार्च 90 है ना बेटा, और कोई एडजस्टमेंट नाम की चीज़ क्वेश्चन में है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ क्वेश्चन बहुत सिंपल है, विदाउट एनी एडजस्टमेंट। बेटा इसमें गुडविल जो है बेटा वो 20 से गुडविल जो 20 थी वो घटकर 16 रह गई। तो बेटा 4 से जो गुडविल कम हुई है, ये गुडविल सेल हुई होगी इसलिए कम हुई है, राइट ऑफ हुई होगी। तो बेटा दोनों चीज़ हो सकती है कि गुडविल में 4000 की बेच दी हो, लेकिन यूजुअली गुडविल ऐसे पार्ट में बिकती नहीं, पूरा बिजनेस बिकता है तब गुडविल बिकती है। तो इसका मतलब ये गुडविल बिकी नहीं, बल्कि 4000 से गुडविल राइट ऑफ हुई होगी। तो गुडविल राइट ऑफ हुई होगी 4000 से, और ये राइट ऑफ कहाँ हुई होगी, प्रॉफिट एंड लॉस में। और गुडविल का राइट ऑफ होना एक नॉन कैश आइटम है, नॉन कैश एडजस्टमेंट है। ठीक है, अगला है बेटा लैंड बिल्डिंग। लैंड इन बिल्डिंग 40 से 20 हो गई। तो बेटा 20 की जो बिल्डिंग में डिक्रीज़ है, इसमें लैंड भी इंक्लूड है, तो बेटा ये इसको क्या माना जाए, ये 20,000 का डेप्रिसिएशन है या 20 की बिल्डिंग सेल हुई होगी। तो बेटा इस बिल्डिंग जैसे आइटम में जिसमें लैंड भी इंक्लूड है, उसमें 20 का डेप्रिसिएशन मानना लॉजिकल नहीं लगता। क्वेश्चन में क्लियरिटी कुछ भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में अदरवाइज कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो बेहतर होगा हम एजम्पशन लें कि ये बिल्डिंग 20 में बिकी होगी, और ये एजम्पशन लिखने की ज़रूरत भी नहीं, इतना इनहेरेंट एजम्पशन है ये कि लैंड बिल्डिंग 40 से 20 हुई, 20 से घटी मतलब सेल हुई होगी। और ये मानना पड़ेगा कि 20 की बिल्डिंग बिकी है, 20 में ही बिकी होगी, नो प्रॉफिट और नो लॉस। फिर बेटा प्लांट 36 से 76 हुआ, प्लांट परचेस हुआ होगा तभी तो, और डेप्रिसिएशन जीरो मानना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है। इन्वेस्टमेंट 40 से घटकर 4 से बढ़कर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 4 से बढ़कर 14 हो गए। बेटा इन्वेस्टमेंट 4 से बढ़कर यदि 14 हुए हैं, मतलब 10,000 से इन्वेस्टमेंट बढ़े हैं, तो ये हमारा आउटफ्लो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। देन डेटर, स्टॉक, कैश और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बेटा 4 से घटकर वो 2800 है गए, 4000 से 2800, मतलब 1200 से राइट ऑफ हुए होंगे एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, और बेटा हमारा ओपनिंग कैश 6800 है, क्लोजिंग कैश 11200 है। तो बेटा जब ओपनिंग क्लोजिंग कैश दिया हो तो आंसर तो आ ही गया। इसका जो इंक्रीज़ है हमारा 6800 से बढ़कर कैश 11200 हुई है, तो जो भी इंक्रीज़ है यही हमारा आंसर आ गया कि कुल इतनी से हमारी कैश बढ़ी होगी। तीनों एक्टिविटीज मिलाकर हमारी कितनी कैश बढ़ी होगी, आंसर हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा इधर इक्विटी शेयर कैपिटल 80 से बढ़कर 120 हुई, बोनस इशू तो है नहीं, इसका मतलब 40 से कैपिटल बढ़ी होगी, ये हमारा फाइनेंसिंग का इनफ्लो हो गया। बेटा प्रेफरेंस कैपिटल 40 से घटकर 20 रह गई, मतलब 20 का रिडम्पशन हुआ होगा, आउटफ्लो हो गया। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 40 से घटकर 20 रह गई, 20 का आउटफ्लो रहा होगा, ये मानेंगे रिडम्पशन हुआ। और बेटा इस पर 11% की रेट भी दी हुई है, तो हमें 11% का डिविडेंड का भी ध्यान रखना होगा। ओके, और ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, जनरल रिजर्व 8000 से बढ़कर 12,000 हुआ, P&L 7200 से 10,800। प्रपोज डिविडेंड जो लास्ट ईयर का था, लास्ट ईयर का प्रपोज डिविडेंड बेटा 11,200, ये इस साल पे हुआ होगा। पिछले साल जो प्रपोज हुआ है इस साल AGM में कंफर्म होकर ये पे हुआ होगा, तो ये हमारा डिविडेंड पेड आएगा, फाइनेंसिंग का आउटफ्लो। और बेटा ये 15,600 जो डिविडेंड है ना, ये प्रपोज्ड है, इस साल प्रपोज हुआ होगा, मतलब पे कब होगा, नेक्स्ट ईयर। अच्छा इसमें एक एजम्पशन और बेटा कि ये क्लियर नहीं कि ये प्रपोज डिविडेंड जो गिवन है, ये जो प्रपोज डिविडेंड गिवन हमें, इसमें ये प्रेफरेंस डिविडेंड इंक्लूड है
या ये सिर्फ इक्विटी का है? क्वेश्चन क्या है? ये प्रपोज डिविडेंड सिर्फ इक्विटी का है या इसमें प्रेफरेंस इंक्लूड है? तो जनरल असम्पशन मैं तो प्रेफर करूंगा कि आप ये माने कि ये प्रपोज डिविडेंड सिर्फ इक्विटी का है, मतलब इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड शामिल नहीं है, वो हमें अलग से पे करना है, क्योंकि जनरली प्रपोज डिविडेंड इक्विटी का होता है। जनरली प्रेफरेंस डिविडेंड तो देना तय है बेटा, वो तो फिक्स है, ये देना ही है प्रॉफिट हुआ तो उसको प्रपोज करने की जरूरत ऐसा क्या है? तो बेहतर हम इसको क्या मान लेंगे कि ये प्रपोज डिविडेंड सिर्फ इक्विटी का है, मतलब इसमें प्रेफरेंस इंक्लूड नहीं है। ओके बेटा, बिल्स पेबल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं और प्रोविजन फॉर टैक्स है। बेटा ये टैक्स प्रोविजन ओपनिंग है 11,200 और क्लोजिंग है 12,800। इसमें भी यही है कि जो पिछले साल का प्रोविजन है बेटा 11,200, ये प्रोवाइड हुआ होगा लास्ट ईयर, ये प्रोविज़न बनाया गया होगा कंपनी द्वारा प्रीवियस ईयर में, इसका असेसमेंट कब हुआ होगा? इस साल, और ये पे भी कब हुआ होगा? इस साल। अज्यूम करेंगे कि इनकम टैक्स ऑफिसर ने इसी टैक्स प्रोविज़न को करेक्ट मान लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, असेसमेंट हो गया है और ये टैक्स इस साल पे कर दिया जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा टैक्स पेड। और ये इस साल प्रोविज़न बनाया गया है, प्रॉफिट एंड लॉस से प्रोविज़न बनाया गया है, पर पे अभी नहीं हुआ है। ठीक है बेटा, तो हम ये सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है तो आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ लिए होंगे, तो हम स्टार्ट करें। ओके ठीक है बेटा, तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन बाय, अच्छा बेटा ये इनडायरेक्ट मेथड से होगा। क्यों होगा इनडायरेक्ट मेथड से? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4th क्लास वर्क, ठीक है। क्वेश्चन ये क्वेश्चन बेटा इंडायरेक्ट मेथड क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर रिसीप्ट फ्रॉम कस्टमर निकालने के लिए हमें सेल नहीं दी, पेमेंट टू क्रेडिटर निकालने के लिए परचेज नहीं दी, ना COGS दिया है और एक्सपेंसेस भी गिवन नहीं है, तो ये क्वेश्चन होगा इनडायरेक्ट मेथड से। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं बेटा। कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ जो भी कंपनी है फॉर द year ended on 31st March 90, पर्टिकुलर और अमाउंट के दो कॉलम, अमाउंट का इनर कॉलम, अमाउंट का आउटर कॉलम। ठीक है, मेरा पहला है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है बेटा। इसमें और फिर होगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और उसके बाद बेटा होगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, और यहाँ हमारा होगा नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, फिर इसमें जोड़ेंगे बेटा ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इससे हमें मिलेगा
क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओके, अब बेटा यहाँ पर तो ये हमारा आंसर होगा, और हमें आंसर तो पता है बेटा, हमें ओपनिंग कैश भी गिवन है, क्लोजिंग कैश भी गिवन है, इससे हमें आंसर पता पड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं बेटा। इसमें वर्किंग नोट नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ, यहाँ पर देखिए बेटा हमारी जो इनडायरेक्ट मेथड है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं है, तो ये जो कैश फ्लो क्या कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हमारी शुरुआत होगी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है बेटा, ये होगा और ये हमें निकालना पड़ेगा वर्किंग नोट नंबर 1 से। इसमें होगा बेटा सबसे पहले एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम, यदि कुछ है तो। डेप्रेशन तो दिख नहीं रहा है, कुछ हुआ तो। और उसके बाद एडजस्टमेंट फॉर आइटम टू बी टेकन इन अदर एक्टिविटी। उसके बाद बेटा हमें यहाँ मिलेगा, यदि कुछ है तो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसके बाद होगा बेटा इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑपरेटिंग करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी। ठीक है बेटा, फॉर्मेट आपको क्लियर होगा, इजी क्वेश्चन है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम लेंगे यहाँ पर चेंजेस इन ऑपरेटिंग करंट असेट्स एंड लायबिलिटी। उसके बाद हमें मिलेगा, वो चेंजेस जब लेंगे तो हमें मिलेगा कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स। इसके बाद आएगा इसमें बेटा इनकम टैक्स पेड। इसके बाद जो हमें मिलेगा नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है बेटा, ये हमारी डायरेक्ट मेथड से ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट है। नेट प्रॉफिट लिया, इसमें पहले एडजस्टमेंट होगा नॉन कैश आइटम लाइक डेप्रिसिएशन, आइटम टू बी टेकन अदर एक्टिविटी। फिर मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसमें हम करेंगे डेटर क्रेडिटर स्टॉक का इंक्रीज डिक्रीज, और ये मिलेगा कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स। इसमें से टैक्स पेड घटा देंगे तो मिलेगा कैश फ्रॉम ऑपरेशन आफ्टर टैक्स। ठीक है तो बेटा हमें क्वेश्चन आपके सामने है, नोट्स रख कर बैठिए। देखिए बेटा, क्वेश्चन में अब शुरुआत करते हैं वर्किंग नोट से। बेटा इसमें नेट प्रॉफिट गिवन नहीं है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो हमने वर्किंग नोट फर्स्ट क्या बनाया, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। वो चाहिए हमें वर्किंग नंबर, उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा P&L अप्रोप्रिएशन। देखिए बेटा, ओपनिंग में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस कितना था, ओपनिंग में बेटा हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस था 7200, और वो बेटा बढ़कर हो गया 10,800। क्लोजिंग बैलेंस है 10,800। ओके, अब देखिए बेटा, इसके बाद यहाँ से क्या क्या हुआ अप्रोप्रिएट टू, एक तो बेटा प्रेफरेंस डिविडेंड दिया गया होगा
हमने ये माना था कि जो और उसके बाद प्रपोज डिविडेंड इक्विटी का, प्रपोज डिविडेंड हमने माना कि बेटा ये सिर्फ इक्विटी का है, चाहे तो अजम्पशन लिख सकते हैं, न लिखें तो भी चल जाएगा, और लिख दें कि हमने माना है कि ये प्रपोज डिविडेंड सिर्फ इक्विटी का है। ओके, और बेटा यहाँ से कोई रिजर्व में ट्रांसफ़र हुआ है, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, कुछ हो तो वो भी ले लेंगे। और बेटा ये आएगा हमारा बैलेंस शीट फिगर बाय P&L, ये है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकलता है यहाँ पर, इसको बिफोर टैक्स नीचे लाएंगे। तो इस वर्किंग नोट से हमने क्या निकाला, नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट का मतलब होता है आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग टैक्स, क्योंकि टैक्स भी कंपनी का एक यूजुअल एक्सपेंसेस है, इसमें हमें टैक्स जोड़ना पड़ेगा बिफोर टैक्स लाने के लिए। तो बेटा ओपनिंग, अब यहाँ पर नंबर 1 क्या क्या दिया हुआ है देखिए, प्रपोज डिविडेंड, बेटा जो ओपनिंग प्रपोज डिविडेंड 11,200 है वो तो इस साल पे हुआ होगा, लेकिन 15,600 का जो क्लोजिंग डिविडेंड है ये प्रपोज है, इस साल पे होगा अगले साल, तो ये इसी साल प्रपोज हुआ होगा 15,600 आउट ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन, ठीक है। और बेटा जनरल रिजर्व 8 से बढ़कर 12 हुआ, 8 से बढ़कर 12 हुआ, मतलब 4,000 से बड़ा होगा ये रिजर्व, जो बेटा क्लोजिंग में 12 है, ओपनिंग में 8 था, तो 4 से रिजर्व में इंक्रीज जो रहा होगा वो P&L अप्रोप्रिएशन से ही रहा होगा, ठीक है। और बेटा हमने प्रेफरेंस डिविडेंड का माना था कि वो प्रपोज में इंक्लूड नहीं, मतलब अलग से पे हुआ। अब क्वेश्चन ये है कि ये प्रेफरेंस डिविडेंड जो 40 है वो घटकर 20 रह गई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो 11% डिविडेंड इस पर दिया 40 पर या 20 पर दिया। यदि हम ये एज्यूम करें कि ये 20 का जो रिडम्पशन है, रिडम्पशन हुआ ना बेटा आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो क्वेश्चन ये है यदि ये रिडम्पशन साल के शुरू में हो गया, यदि ये रिडम्पशन साल के शुरू में हो गया, इसका मतलब जो 20 की शेयर कैपिटल रिडीम हो गई साल के शुरू में, तो इस पर डिविडेंड क्यों देंगे, तो फिर डिविडेंड 20 पे देना पड़ेगा। और लेकिन ये एज्यूम करें कि रिडम्पशन एंड में हुआ, एंड में हुआ, तो इस 20 पर भी डिविडेंड देना पड़ेगा, और इस 20 जो बची इस पर भी पूरे 40 पर देना पड़ेगा, है ना। तो बेटा हम क्या अज्यूम करें, हम अज्यूम करते हैं कि ये कैपिटल जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ये साल के एंड में रिडीम हुई है, ठीक है, एंड में, तो हमें पूरे 40 पर 11% से डिविडेंड बेटा होगा 4400। एजम्पशन क्या रहा, नोट नंबर 1, it is assumed that proposed dividend does not include preference dividend, ठीक है। हमने माना कि प्रपोज डिविडेंड में प्रेफरेंस इंक्लूड नहीं हुआ, अलग से पे हुआ। नोट नंबर 2, it is further assumed that preference capital of rupees 20,000 were redeemed at year end, hence preference dividend was given on full 40,000 preference share capital at the rate of 11%, that is 4400। ये assumption लिख दिया ठीक है बेटा, बाकी कोई assumption तो है नहीं। तो बेटा ये सब हुआ, अब इसके बाद और क्या हुआ, बस अप्रोवेशन में यही चीज़ आएंगी और कुछ अप्रोवेशन है नहीं। तो बेटा बैलेंस शीट फिगर अब निकालेंगे हम, कैलकुलेटर से निकालेंगे नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। देखिए 4400 प्लस 15,600
प्लस 4000 प्लस 10,800 माइनस 7,200, ये है बेटा 27,600 है बैलेंसिंग फिगर। ये है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब यहाँ आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 27,600, क्योंकि बेटा नेट प्रॉफिट जो आता है अप्रोप्रिएशन में वो टैक्स खर्चे सब घटाने के बाद ही आता है, तो ये प्रॉफिट आफ्टर ऑल रिडक्शन है, खर्चे घटे हुए हैं, COGS घटा हुआ है, तो टैक्स भी घटा हुआ है, तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें ऐड करना पड़ेगा, ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर। अब देखिए बेटा टैक्स का, अब देखिए आप टैक्स का डेटा। टैक्स प्रोविज़न ओपनिंग है 11,200, क्लोजिंग 12,800। बेटा ओपनिंग जो प्रोविज़न 11,200 है, 11,200 ओपनिंग है, ये तो बेटा इस साल क्या हुआ होगा, असेसमेंट होकर पे हुआ होगा। और जो क्लोजिंग है 12,800, ये बेटा प्रोवाइड इस साल हुआ और पे होगा, इसका असेसमेंट और पेमेंट नेक्स्ट ईयर होगा। तो ये प्रोवाइड कब हुआ, इस साल। कहाँ से प्रोवाइड हुआ, P&L से। तो बेटा यही घटा हुआ है, ये जो 12,800 का टैक्स है जो इस साल प्रोवाइड हुआ है, मतलब ये P&L में डेबिट हो चुका है, तभी तो लाइबिलिटी में आया है। ये लाइबिलिटी में आ रहा है बैलेंस शीट में, मतलब इसका डबल इफेक्ट हो चुका है, ये P&L में डेबिट हो चुका है। तो 12,800 यदि घटा हुआ था P&L में तो छोड़ दो, क्योंकि इसका आउटफ्लो हम 11,200 अलग से लेने वाले हैं, तो इसको जोड़ दिया। तो बेटा ये हमें मिला प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लेते हैं अपन। 27,600 प्लस 12,800, 40,000। बेटा कुछ गलती हो तो क्या करूँ, आप लोग सामने होते तो मेरी गलती पकड़ लेते, कैलकुलेशन मिस्टेक। बेटा ये प्रॉफिट आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बेटा ये हम यहाँ रख देते हैं 40,400 एज पर वर्किंग नंबर 1। ठीक है बेटा, बस अब इसमें क्वेश्चन में ज़्यादा वर्किंग नोट नहीं है, क्योंकि एडजस्टमेंट बहुत ही कम है। ठीक है, तो बेटा अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं 1 बाय 1। अब हम क्या करते हैं बेटा, गुडविल। अब देखिए जैसे गुडविल, बेटा गुडविल राइट ऑफ हुई है कितने से, 4,000 से। तो हम क्या करें, गुडविल राइट ऑफ बेटा नॉन कैश आइटम है, गुडविल रिटर्न ऑफ। बेटा गुडविल जो है राइट ऑफ हुई है, 20 से घटकर गुडविल 16 हो गई, तो राइट ऑफ हुई होगी, इसको जोड़ दिया जाए, क्योंकि ये गुडविल राइट ऑफ करने से कैश आउट नहीं होता। और क्या नॉन कैश आइटम दिख रहा है बेटा आपको, गुडविल डेप्रिसिएशन तो है नहीं क्वेश्चन में। लैंड बिल्डिंग पर हमने 20 का डेप्रिसिएशन नहीं माना, सेल माना है, और प्लान पर डेप्रिसिएशन गिवन नहीं मान लेंगे, 0 है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ हुए हैं बेटा 1200 से, तो वो भी नॉन कैश आइटम है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बेटा 4,000 से घटकर यदि 2,800 रह गए हैं, मतलब वो 1200 से राइट ऑफ हुए हैं, वो भी ऐड कर दो, क्योंकि इससे कोई कैश आउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, ये दो के अलावा कोई नॉन कैश आइटम नहीं है। बेटा क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट तो है, पर उसको इनकम दी हुई नहीं है, और इसके अलावा तो नॉन कैश आइटम में बस 2 ही चीज़ें, और आइटम टू बी टेकन इन अदर एक्टिविटी में कुछ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पर नील दिख रहा है बेटा, कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पर कोई लोन भी नहीं है। तो बेटा ये हमारा आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसमें क्या लेना है बेटा, इंक्रीज या डिक्रीज इन नंबर 1। देखिए यहाँ पर देखिए बेटा, डेटर इंक्रीज हुए, इंक्रीज इन डेटर, इंक्रीज इन डेटर्स। बेटा डेटर इंक्रीज हुए हैं कितने से, 13,200। डेटर इंक्रीज हुए बेटा इनफ्लो, सॉरी क्या होता है बेटा, डेटर इंक्रीज क्या होता है, डेटर डिक्रीज होने पर कैश आती है। हाँ, डेटर डिक्रीज होते मतलब कैश आई,
तो डेटर इंक्रीज हुए, कैश मिलने से रह गई, तो इसको बेटा क्या मानना पड़ेगा, आउटफ्लो। ओके, स्टॉक डिक्रीज हुआ, डिक्रीज इन स्टॉक, तो बेटा स्टॉक डिक्रीज हुआ है 34 से वो घट कर रह गया 31,200। 1800 से स्टॉक कम हुआ, स्टॉक कम हुआ मतलब इनफ्लो, नहीं आउटफ्लो, नहीं, क्या होगा बेटा, स्टॉक घटा है मतलब बिका होगा, और बिका होगा तो कैश आई होगी, ठीक है, इनफ्लो। ओके इनफ्लो, ठीक है बेटा। तो ये आ गया स्टॉक और डेटर। इधर इधर नंबर 1 बिल्स पेबल। बिल्स पेबल बेटा, बिल्स पेबल जो आपके थे 14,000 से बढ़ गए, इंक्रीज इन बिल्स पेबल। बेटा लाइबिलिटी बढ़ी, ओके, ये इनफ्लो या आउटफ्लो समझ नहीं आता बेटा लाइबिलिटी का घटना आउटफ्लो है, तो बढ़ना क्या हुआ, इनफ्लो। 7,200 से बिल्स पेबल बढ़े, तो बेटा क्या मानेंगे, इनफ्लो, क्योंकि लाइबिलिटी का घटना यदि आउटफ्लो है तो बढ़ना इनफ्लो है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस घटे, डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। लाइबिलिटी घटी, लाइबिलिटी घटी बेटा कितने से, 3200 से घटकर 2400 हो गया, मतलब 1200 से लाइबिलिटी घटी, तो लाइबिलिटी का घटना तो आउटफ्लो होगा, लाइबिलिटी घटी मतलब पे हुआ होगा, तो ये आउटफ्लो हो गया, ठीक है। और कोई करंट लाइबिलिटी है ही नहीं ऑपरेटिंग, ठीक है बेटा, तो ये हमने लिया। इसके बाद और क्या क्या है बेटा, जैसे लैंड बिल्डिंग बिकी है, तो ये कहाँ आएगा, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, 20,000 का सेल इनफ्लो। बिल्डिंग 40 से घटकर 20 रह गई, तो हमने माना डेप्रेशन जीरो है, क्योंकि इतना हैवी डेप्रेशन मानना ठीक नहीं, तो हमने माना बिल्डिंग बिकी होगी, और वो भी एट बुक वैल्यू बिकी होगी। इवन लिखने की जरूरत भी नहीं, इतना ईजी एजम्पशन है, उनको भी पता है। और ये प्लांट मानना पड़ेगा डेप्रेशन जीरो है, क्योंकि गिवन नहीं, तो प्लांट में जो इंक्रीज वो ले लेंगे, परचेज ऑफ प्लांट, परचेज ऑफ प्लांट। प्लांट बेटा आपका 76 कितना हो गया, 76,400, 36 से 76,400 हो गया 36 से, तो कितना है देखते हैं कैलकुलेटर पर, 76,400 हो गया, प्लांट 36 से बढ़कर बेटा 40,400 से बढ़ा, मतलब परचेज हुआ होगा, आउटफ्लो मान लिया है ना। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ बेटा, लैंड बिल्डिंग बिकी, इनफ्लो, प्लांट खरीदा, आउटफ्लो। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 4 से बढ़कर 14 होकर परचेज किया होगा, वो भी इधर आएगा, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। 10,000 से इन्वेस्टमेंट खरीदे, और इन्वेस्टमेंट चूँकि लॉन्ग टर्म है तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, खरीदे चूँकि आउटफ्लो, ओके, इसकी इनकम तो दी हुई नहीं है। हाँ बेटा, इसके बाद अब यहाँ पर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल बड़ी है, तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बेटा प्रेफरेंस कैपिटल 20 से रिडीम हुई है ना, आउटफ्लो, ठीक है। और बेटा और क्या क्या लूँ, और क्या क्या लूँ बेटा और यहाँ पर प्रेफरेंस डिविडेंड पेड 4,400 आउटफ्लो, इस पर हमने एकदम से लिख ही रखा है। इक्विटी डिविडेंड पेड
ये हमारा एक आउटफ्लो है बेटा। पिछले साल का जो प्रपोज डिविडेंड था ना 11,200, हमने माना था इसमें प्रेफरेंस इंक्लूड नहीं है। पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड इस साल एजीएम में कंफर्म होकर पे हुआ होगा, तो पिछले साल का डिविडेंड पेड है, वो हमने ले लिया आउटफ्लो में। ओके, इक्विटी इशू ही इनफ्लो, प्रेफरेंस रिडीम हुए आउटफ्लो, प्रेफरेंस पे डिविडेंड दिया आउटफ्लो, और पिछले साल का इक्विटी प्रपोज डिविडेंड पे हुआ आउटफ्लो। ठीक है बेटा, ये भी हो गया। अब हमें सिर्फ टोटलिंग करनी है। हाँ, लेकिन एक चीज़ बची ऊपर, टैक्स पेड तो बचा है ना बेटा अभी। इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड बेटा कितना पे हुआ होगा? पिछले साल का जो टैक्स है ना 11,200, वो पे हुआ होगा इस साल 11,200। बेटा पिछले साल का टैक्स जो था प्रोविज़न, इस साल उसका असेसमेंट होकर वो पे हुआ होगा 11,200, और इस साल का जो प्रोविज़न है वो अगले साल पे होगा असेसमेंट होने पर। तो 11,200 जो पिछले साल का टैक्स प्रोविज़न था, ओपनिंग टैक्स प्रोविज़न था, हम अज्यूम करेंगे असेसमेंट, क्योंकि क्वेश्चन में डेटा नहीं दिया तो अज्यूम यही करना पड़ेगा कि यही हमारा टैक्स असेस हो गया और यही हमने पे कर दिया होगा, क्योंकि पिछले साल ये लाइब्रेरी में आ रहा था, मतलब हमने पे नहीं किया था, इस साल पे हो गया होगा। ठीक है बेटा, अब हमें सिर्फ क्या करना है? अच्छा, इधर ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 6,800, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 11,200। ठीक है बेटा, ओके। अब हम टोटलिंग कर लेते हैं। देखिए, $40,400, ये हमने यहाँ से शुरू किया। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, गुडविल राइट ऑफ जोड़ दिया, नॉन कैश आइटम। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ जोड़ दिया, नॉन कैश आइटम। और एडजस्टमेंट फॉर आइटम टू बी टेकन, अदर एक्टिविटी है ही नहीं। अब बेटा इसमें डेटर बढ़े मतलब आउटफ्लो घटा दिया, स्टॉक डिक्रीज हुआ मतलब बिका होगा, कैश आई होगी, इनफ्लो 1,800। बिल्स पेबल इंक्रीज हुए मतलब इनफ्लो, क्योंकि इंक्रीज हुई लाइबिलिटी बेटा। लाइबिलिटी घटती है तो आउटफ्लो होता है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो इनफ्लो होता है। फिर बेटा एक्सपेंसेस, लाइबिलिटी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग डिक्रीज हुए मतलब हमने लाइबिलिटी कम हुई होगी, कम हुई मतलब पे हुआ, -1,200, ये आया 40,200। 40,200 ये आ गया कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स। इसमें से टैक्स गया -11,200, तो ये बचा बेटा 29,000। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन 29,000। अब बेटा टोटलिंग देखते हैं बराबर निकलती नहीं निकलती है। देखिए, अब यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो ज़्यादा है, तो यहाँ लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग। बेटा यहाँ आउटफ्लो 50,400 का है ये, और ये आउटफ्लो बेटा, और 20 का इनफ्लो है, तो हमारा नेट जो है ये आया है आउटफ्लो 30,400। ओके, और फाइनेंसिंग में क्या दिख रहा है? आउटफ्लो ज़्यादा नहीं है, 40 का इनफ्लो हुआ बाय इक्विटी कैपिटल। ओके, प्रेफरेंस 20 रिडीम हो गई, आउटफ्लो घटा दिया। 40,400 का प्रेफरेंस डिविडेंड दिया, आउटफ्लो। और 11,200 का इक्विटी डिविडेंड दिया, आउटफ्लो। नेट बचा 4,400 का इनफ्लो। नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग। ठीक है बेटा, अब देखते हैं हमारी किस्मत। 29,000 का इनफ्लो है फ्रॉम ऑपरेटिंग, प्लस 4,400 का इनफ्लो है फ्रॉम फाइनेंसिंग, और इन्वेस्टिंग में 30,400 का आउटफ्लो है। नेट हमारी कैश बड़ी है, ऐसे गलत आ रहा है, चेक करना पड़ेगा कहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक है। फिर से चेक करते हैं। थोड़ा वेट करना पड़ेगा बेटा आपको।
चलिए बेटा, हमारा आंसर तो पता है कि हमारी कैश 11,200 हो गई है 6,800 से बढ़ के, तो हमारा ये 4400 आना चाहिए आंसर। बेटा आप लोग सामने नहीं होते हैं और क्वेश्चन भी मेरे मोबाइल में मुझे लेना पड़ता है, नोट भी मेरे पास नहीं है, जैसे आपके पास नोट नहीं मेरे पास भी नहीं है, ठीक है, मोबाइल में इसी से, ठीक है। तो आंसर ये आना चाहिए। देखते हैं गड़बड़ कहाँ है बेटा। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन फिर से देखिए। गुडविल 4 से राइट ऑफ हुई है, लैंड बिल्डिंग 20 से करेक्ट है, लैंड बिल्डिंग 20 से घटी है, मतलब हमने बेचा होगा। प्लांट 76,400 76,400 ही है फ्रॉम 36,000 प्लांट, तो प्लांट परचेज़ किया गया है। एक बार कैलकुलेट कर लूँ मैं, 76,400 माइनस 36, प्लांट 40,400 का खरीदा, आउटफ्लो करेक्ट है, ये भी गलती कहाँ हो रही है, आपने तो पकड़ ली होगी। इन्वेस्टमेंट 10 से बढ़े, आउटफ्लो, और डेटर 13,200 से बढ़े हैं, ये हमने 13,200 ही लिए हैं। डेटर 13,200 से बढ़े मतलब आउटफ्लो, और स्टॉक जो है वो 34 से घटकर 1200 हुआ है। ओके 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 ओके, स्टॉक में कितना लिया अपन, 1800। स्टॉक 2800 हमने लिया, लेकिन स्टॉक जो है 2800 रुपये स्टॉक, हमने कैलकुलेशन मिस्टेक की है, 2800। एक तो गलती ये पकड़ में आई, ठीक है बेटा, गलती इसलिए है कि आप लोग मेरे सामने नहीं हो ना। और कैश 6800 से 11,200 वो तो ठीक है, एक्सपेंसेस 1200 से राइट ऑफ हुए वो भी ठीक है। ओके, इधर कैपिटल ठीक है, रिजर्व भी ठीक है, P&L 7200 से 10,800 वो भी ओके है। प्रपोज डिविडेंड 11,200 लास्ट ईयर का इस साल पे हुआ है, और पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड पे हुआ है, और इस साल का 15,600 ठीक है। फिर बिल्स पेबल टैक्स प्रोविज़न 11,200 इस साल पे हुआ होगा, और जो प्रोवाइड हुआ है 12,800 वो हमने जोड़ दिया, और प्रपोज डिविडेंड तो करेक्ट लिया अपन ने, प्रेफरेंस डिविडेंड हमने लिया है 4,400 वो भी करेक्ट है, ठीक है। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारी कैलकुलेशन, एक बार ये P&L लिख लेते हैं बेटा, P&L सही कि नहीं सही है। 4,400 प्लस 15,600 प्लस 4,000 प्लस 10,800 माइनस 7,200, ये है 27,600 प्लस 12,800, ये भी करेक्ट है, ठीक है। अभी हम चेक करते हैं नेट प्रॉफिट 40,400 प्लस गुडविल अमोटाइज 4,000 प्लस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 1,200 से जोड़ देंगे, ठीक है, और इसके बाद
400 प्लस 4000 प्लस 1200 जस्ट उसके बाद डेटर इंक्रीज आउटफ्लो 13200 स्टॉक डिक्रीज इनफ्लो इंक्रीज इन बिल्स पेबल इनफ्लो और एक्सपेंसेस में डिक्रीज आउटफ्लो ये आया 41,200। इसमें से टैक्स गया 11,200 तो ये आया 30,000। ठीक है, अब मिस्टेक कहाँ है 400 रुपीज़ की, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है या बैलेंस शीट से लेने में दिक्कत हो रही है। ओके 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 एक्सपेंसेस ओके ओके एक्सपेंसेस में गलती है। एक्सपेंसेस मैंने गलत ले लिए एक्सपेंसेस। ये दिक्कत इसलिए कि आप लोग सामने नहीं, मैंने पहले कहा था ये गलत है। एक्सपेंसेस बेटा 3200 से घटकर 2400 हुए तो कितने पे हुए बेटा? लाइबिलिटी में डिक्रीज, ओपनिंग में एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग थे 3200, अभी 2400 मतलब कितने से पे हुए होंगे? तो ये शायद मैंने गलत लिया है। ये 800 था। ओके 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 ये गलती थी। खैर आपने तो पहले देख ली होगी जब कैलकुलेशन की होगी। ओके 40,400 प्लस 4,000 प्लस 1200 माइनस 13,200 प्लस 2,800 प्लस 7,200 माइनस 800 ये आया 41,600। इसमें से टैक्स गया 11,200, ये बचा 30,400। ओके अब ठीक है बेटा, करेक्ट, वो हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक थी। आई थिंक क्लियर होगा। आपको भी डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। थैंक यू।